हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप यहाँ पे फोकस करके पढ़ोगे और चीज़ों को समझोगे, बस मेरा साथ दो आप हाफ एन आवर, आपको इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे रेडी है? स्टार्ट करें, चलिए। तो आइए, सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखें। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये होता क्या है? इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि लास्ट चैप्टर जो हमने ख़त्म किया था, द नेम ऑफ द चैप्टर वाज डिमांड, उसमें हमने ये सीखा कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है। हमने ये सीखा कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। अदर फैक्टर्स ceteris paribus, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, फिक्स्ड। इसमें अगर कोई चेंज नहीं होता तो हम ये चीज़ देखें क्या हो रहा है। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का पता चलता है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का क्या पता चलता है? हम ये कह सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? तो जो डिमांड चैप्टर अपने पढ़ते हैं उसमें हम ये जान पाए कि भाई मुझे पता चल रहा है डायरेक्शन। हमें ये पता लग गया कि डिमांड जो है वो प्राइस की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, प्राइस घटता है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। और यही जनरल कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शंस भी हम लोग पढ़े थे जिसमें ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शंस में रिवर्स भी हो जाता है ना। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, बट हम लोग आम तौर पे वो बात करते हैं जो जनरल है। ठीक है, एक्सेप्शंस की बातें नहीं होती। ठीक, अब पॉइंट ये उठता है कि अपने को क्वालिटेटिव रिलेशनशिप तो बता दिया, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। तो ये जो बातें कही गई है ये कैसा स्टेटमेंट है? इसको कहते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड क्या है, क्या पूछूं मैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब, तो लॉ ऑफ डिमांड टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप, इट इज़ जनरली क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपसे क्वांटिटी पूछूं कि अगर मैंने प्राइस के अंदर चेंज किया है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज होगा? अब बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोल रहा हूँ हाँ चेंज होगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं ये बताऊँ कि पूछ लूँ कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो बताओ क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। अगर मैं प्राइस 2 रुपये से बढ़ा दूँ तो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा? ये जो स्टडी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो किससे पता चलेगा? इलास्टिसिटी से। किससे चलेगा? तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बेटा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्या होगा? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज, इसको शॉर्ट में अपन ईओडी लिख रहे हैं, ये क्या दिखाता है? मेक्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। आप ही बताइए, आप मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, आप एक पेन बेच रहे हैं और आपको ये पता है कि प्राइस अगर मैं अपने पेन का चेंज कर दूं तो उसके डिमांड में तो चेंज आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये कैसे पता चले कि कितना आएगा? तो व्हेन यू वांट टू नो हाउ मच योर डिमांड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड विद चेंज इन प्राइस, ईदर इफ यू इंक्रीज और यू डिक्रीज द प्राइस, देन ओनली यू कैन मेक इफेक्टिव डिसीजंस कि प्राइस बढ़ाना चाहिए कि। बच्चों ध्यान से समझो कि मार्केट के अंदर हम जो सामान बेचते हैं उसका हमको प्राइस बढ़ाना पड़ सकता है, घटाना पड़ सकता है, एज द केस में भी। तो अगर कोई चाह रहा है कि सर हम प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, हम 1 रुपया से अपना पेन का दाम
इंक्रीज करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ माई पेन बाय ₹1, शुड आई डू इट और नॉट? तो यू विल हैव टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंक्रीज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। अरे भाई, अगर ₹1 बढ़ाने से तेरा क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तो तेरा तो टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, तेरा सेल्स कम हो जाएगा। तो अगर उस बिज़नेस का सेल्स कम हो गया तो वो तो मार्केट से बाहर, उसका तो नुकसान हो गया। तो ये एक सेंसिबल और स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मजाक तो नहीं है कि मन से बढ़ा के देख ले, नहीं ना। तो मुझे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पता होना चाहिए, और इसीलिए ये हमारे इस चैप्टर को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाता है, और इसीलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसका डेफिनेशन करते हैं। समझ में आया क्यों पढ़ना है अपने को? बता दोगे? तो इन शॉर्ट क्या बताओगे? सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स का पता चलता है, मैग्नीट्यूड का पता, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होगा डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस में हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो तो समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर? समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखिए मीनिंग, लिखिए मीनिंग। क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो क्या लिखेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in any of its determinants डिटर्मिनेंट्स मतलब जो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। अब डिमांड को अफेक्ट तो बहुत सारा चीज़ करता है, हम लोग सीखे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, देन देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स दैट्स अफेक्ट, बट हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम करेंगे तो हमें क्या करना है? 3 फैक्टर्स के ऊपर ही फोकस करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कितने पे करना है? 3 पर। कौन कौन सा है वो? पहला लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा इनकम इलास्टिसिटी, ऑफ डिमांड, and third one is cross elasticity of demand। ठीक है, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो किसके ऊपर रहने वाला है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? आज हम लोग सिर्फ किस पे चर्चा करने वाले हैं बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी आज हमारा डिस्कशन होना है। तो करें स्टार्ट फिर। लिख लिया आपने? बच्चों बस बने रहो, ध्यान से क्लास देखो, आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आएगा सीख के। और अगेन मेरा हमेशा कहना है, सीखो ऐसा कि आप दूसरे को भी सिखा सको, समझा सको, तो ही आप अच्छे से सीखे हैं। ठीक है? तो आइए हेडिंग लिखिए अब, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड। तो आप यहाँ पर बेटा देख कर तो समझ ही गए होगे नाम से कि यहाँ पर क्या टर्म यूज़ हो गया, प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या यूज़ कर रहे हैं टर्म, प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज होगा अगर हम प्राइस में बदलाव कर रहे हैं। तो किस में बदलाव कर रहे हैं। तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई व्हाट इज दिस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity in response to a change in its, क्या होना चाहिए, in its price। वेरी गुड। तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। लास्ट में लिखा था कमोडिटी टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। तो देखिए बस रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, ये वाली बात को ध्यान रखना है, प्राइस को ध्यान रखना है। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज होगा अगर हमारा प्राइस में चेंज हो रहा है हमारे, यही बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या ये चीज़ क्लियर है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है चेंज होना, क्या चेंज हो रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है। मज़ेदार चीज़ है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसका नाम पता है हिंदी में क्या कहते हैं। डिमांड को कहते हैं मांग और इलास्टिसिटी कहते हैं लोच। लोच का मतलब लचीलापन। तो मांग की लोच, ये हिंदी में नाम है किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का। ठीक है। तो चलिए अब इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं। ईपी नोटेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। इसका फॉर्मूला लिखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। भाई ये कमोडिटी एक्स में क्या बना देता हूँ, ये कमोडिटी का नाम है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन px is price of x। what is px, प्राइस ऑफ x। तो किसी भी कमोडिटी, एक कमोडिटी x है, उसके क्वांटिटी में कितना प्रतिशत चेंज हो रहा है अगर हम उसके प्राइस में कुछ प्रतिशत चेंज कर दें। तो अगर मैं ऐसा बताऊं कि मान लीजिए कि एक कमोडिटी का प्राइस 10 रुपया है, मैं 1 रुपया बढ़ाना चाहता हूं, इसका मतलब 10% बढ़ाना चाह रहा हूँ। 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है, 10%। नाउ व्हाट वी वांट टू नो इज़ कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट का चेंज आएगा। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में बढ़ा रहा हूँ, तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, कितना परसेंट से घटेगा, ये मुझे चेक करना है। इज इट क्लियर। क्या ये फॉर्मूला लिख लिए। अब लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। हेडिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस elasticity।
जिसको अपन कहेंगे डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, याद रखेंगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है प्राइस इलास्टिसिटी का, वो रेंज करता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी। क्या ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो 0 से लेके, याद रखना, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, अब मैं लिख रहा हूँ ये ईपी, समझ रहे हो ना क्या ईपी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो बेटा यहाँ से एमसीक्यू मिल गया कि नहीं मिल गया? तो पूरा ही एमसीक्यू में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड रेंजेस फ्रॉम, ऑप्शन में 0 टू इन्फिनिटी, सीधा आंसर। अब इसी को हम चेक करेंगे, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही क्या कहते हैं बेटा, ये जो डिग्री है ना, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, यही है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इज एक्चुअली डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। आप जो मैं नोई नोट कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला, तो आप इस चीज़ को बुलेट नोट साइड में लिख सकते हैं नोट्स की तरह। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे और नोट्स अभी प्रिपेयर कर ले रहे हो देख कर वीडियो, तो आपको इसको बुक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका सब हो जाने वाला है, सारा एग्ज़ाम का क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए काइंड्स पे फोकस करें। पहला काइंड होगा बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक तो इसको कैसे ध्यान रखना, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस में चेंज करें तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब देखिए, व्हेन, क्या ध्यान रखना, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड, ऑब्वियस सा बात है, ऑफ अ कमोडिटी, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ तो समझ जाओगे ना कि वो सब लिखना ऑफ अ कमोडिटी, जहाँ भी क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड है वहाँ ऑफ अ कमोडिटी ही है। हम लोग कमोडिटी को क्या पकड़ के चल रहे हैं यहाँ पर, से एक्स। तो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू a change in its price, then elasticity of demand is 0। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर कोई पूछे कि डिग्री क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का, तो आप क्या बताओगे आंसर? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का क्या बताएंगे? 0। प्राइस में चेंज हुआ तो है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता। क्या कोई भी चीज़ परफेक्ट है बाबू दुनिया में? तो ये भी चीज़ बहुत रेयरली पाया जाता है। ऐसा बहुत कम चीज़ है जहाँ पर प्राइस चेंज होगा लेकिन उसके डिमांड में कोई इफेक्ट
और यहाँ बोल रहा है सिर्फ चेंज नहीं, वॉट एवर बी द प्राइस, कुछ भी प्राइस हो, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं होगा। ऐसा रेयरली ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? नेसेसिटीज़ के केस में। बेटा फूड, भाई जो खा के तुमको सरवाइव करना है, अगर उसका प्राइस में थोड़ा इंक्रीमेंट भी हो तो भी तुम क्या करोगे? लोगे। इनफैक्ट तुम अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो तो तुम उधार में लोगे। आपके पास पैसा, इनकम मान लिया ज़ीरो है, तो क्या आप खाना नहीं खाओगे? तो खाना खाने का कौन सा तरीका आप अप्रोच करोगे? उधार ले लोगे किसी से, या जिस दुकानदार से सामान खरीद के लाते हैं उससे उधार वहाँ खाता चालू करवा लोगे। भूखा तो नहीं मरोगे। बात समझ रहे हो? फिर लाइफ सेविंग मेडिसिन जो होता है ना, उसका भी इसी तरीके का डिमांड होता है, इनइलास्टिक डिमांड। अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या उसका कंजम्पशन ख़त्म हो, उसका डिमांड में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। लोगों को लेना तो पड़ता ही है। अब वो बहुत गरीब लोग हैं जो भाई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो तो छोड़ देंगे, ठीक है आदमी अब जा रहा है तो जाए। लेकिन जिनके पास कैपेसिटी है ख़रीदने का, वो तो ख़रीदेंगे ही, चाहे वो कितना ही प्राइस उसका बढ़ जाए, है ना। अभी कोरोना में एक इंजेक्शन था ना, उसका प्राइस बढ़ रहा था, रेमडेसिविर का नाम का था कुछ दवाई या इंजेक्शन, उसका प्राइस 50-50 हज़ार रुपये का इंजेक्शन मिला, लोगों ने लगाया 50,000 रुपीज़, ब्लैक में बिक रहा है। 5,000 2,000 का इंजेक्शन 50,000 में भी लोगों ने लगाया। समझ पा रहे हो बेटा क्या हो रहा है ये? तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये भी आप बनाना सीखो, क्योंकि ये बहुत लोग हैं जिनको बनाने ही नहीं आता कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। चलिए रेडी कीजिए अपना एक फिगर जिसमें हम दिखाएंगे कि ये कैसा दिखाई देगा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाना ही पड़ता है। प्राइस यहाँ पर आएगा ही आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले बेटा मान लो कि प्राइस पी है। क्या प्राइस मान के चल रहे हैं? से प्राइस इज पी, और उसमें क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा था? क्यू। इतना क्वांटिटी डिमांड हो रहा था इस प्राइस पे, ठीक है। अब क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया और कितना हो गया? P1 हो गया। इन इलास्टिक डिमांड कर्व क्या कह रहा है कि भाई अगर P हो गया ना तो भी लोग इतना ही कंज्यूम करेंगे, मतलब इस प्राइस पे भी कंजम्पशन कितना होने वाला है? सेम, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो डिमांड कर्व यही यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये जो डिमांड कर्व बन रहा देख रहे हो ना, स्ट्रेट लाइन ये है। तो ये जो यहाँ पर आपने लाइन, आप यहाँ जो बन रहा है देख रहा है डायग्राम, वो ही डिमांड कर्व है। तो ये डिमांड कर्व का शेप कैसा है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ना, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? तो कैसा बनेगा डिमांड कर्व? डिमांड कर्व विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर और भी आप प्राइस बढ़ा दो तो भी इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला, ये डिमांड कर्व ऐसे चलेगा, सीधा ऊपर चलता चला जाएगा। ये रहा डिमांड कर्व, ऐसे बनाओ, यहाँ से यहाँ तक बना दो। प्राइस अगर P2 भी कर दोगे तो भी कोई चेंज होने वाला, बात समझ रहे हैं? बहुत लोग को नहीं समझ में आता कि ये फिगर में ये PQ क्या है, क्योंकि जब अमाउंट दिखाते हैं तो बच्चे को इजीली समझ में आने लगता है। चलो समझते हैं। आप पेन ही बेच रहे हैं, क्वांटिटी किसका हो रहा है बेटा? ये सिर्फ पेन का हो रहा है, या मेडिसिन का ही ले लो तो रियलिस्टिक बन जाएगा थोड़ा सा। जा
तो रियलिस्टिक बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपने इसको ले लेते हैं, एक मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है। सपोज करो इस मेडिसिन का पहले प्राइस 1000 रुपीज़ था, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, से 10,000 पीस, 10K। प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 1500 रुपीज़ हो गया, तो भी इसके कंजम्पशन में कोई चेंज, इसके डिमांड में कोई चेंज, अभी भी लोग 10,000 ही डिमांड कर रहे हैं। अगर 1500 से 2000 कर दें तो इफ़ द प्राइस इंक्रीजेस टू 2000 अगेन, कोई चेंज होने वाला, तो कुछ भी प्राइस चार्ज किया जाए, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, तो क्वांटिटी डिमांडेड नहीं घट रहा है, भले ही प्राइस बढ़ जाए। ये इसका डायग्राम फिगर है। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? डायग्राम बनाना सीख लिए तो याद रहेगा। इन इलास्टिक में कैसा नज़र आता है डिमांड कर्व, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब आते हैं नंबर 2, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे याद रखो EP इक्वल टू क्या था बेटा, 0। यहाँ याद रख लो इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी क्या होगा, ठीक, इन्फिनिटी। ये क्या बोल रहा है, when consumers are prepared to purchase all that they can get at a particular price। एक प्राइस दो, कस्टमर सब खरीद लेगा उसको, कंज्यूमर्स जो है वो सब खरीद लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा प्राइस चेंज कर दोगे तो कुछ भी नहीं खरीदेगा। बात समझ रहे हो? ठीक, एक सर्टेन प्राइस पे जो कुछ भी मार्केट में जितना क्वांटिटी अवेलेबल है वो सब परचेज करेगा, डिमांड करेगा। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए तो एक भी पीस नहीं खरीदेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसीलिए कहते हैं इन्फिनिटी, कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेगा। तो इसमें लिखवाएं, ठीक। इसको और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, अगर प्राइस थोड़ा सा भी रिड्यूस हो जाए किसी प्रोडक्ट का तो कंज्यूमर इन्फिनाइट उसको डिमांड कर लेगा, इन्फिनिटी डिमांड करेगा। ये भी बेटा एब्सर्ड केस ही है, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता बताए थे। तो ये केस भी परफेक्ट सिर्फ समझने भर का है, इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर है ये सारा चीज़, ठीक है ना। तो क्या समझे, प्राइस में थोड़ा सा डिक्रीज़ होने का मतलब डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको भी समझने के लिए पहले डायग्राम करते समझते हैं इसको। चलिए बनाइए इसका डायग्राम। अब आप समझ गए ना। अब मैं प्राइस में अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं P और Q लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बताओ तो कैसा नज़र आएगा ये। मान लीजिए कि पहले प्राइस P था, अब प्राइस रिड्यूस होके क्या हो गया, तो बेटा डिमांड कर्व कैसा हो गया, इसको मेज़र कर पाएगा? ये तो कंटिन्यूसली आगे तक चलता जा रहा है, ये तो इनफाइनाइट है, क्वांटिटी डिमांडेड मेजर ही नहीं कर पाओगे, डिमांड का कहीं एंडिंग ही नहीं है। तो जैसी प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर अनंत चेंज हो गया, मतलब डिमांड बढ़ गया, इन्फिनिटी हो गया डिमांड बढ़ के।
ठीक है, तो ये कैसा नज़र आ रहा है, कैसे याद रखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा नज़र आता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया? आपसे एमसीक्यूज में हो सकता है फिगर बना के भी पूछे, जो सीए फाउंडेशन वगैरह बच्चे देंगे आगे जाके, सोच रहे हैं, तो उनको डायग्राम्स भी देता है, बोलता है बताओ क्या होगा। ठीक है, तो आप डायग्राम देख करके बता सकते हैं कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। क्या डिफरेंस है बेटा इन इलास्टिक में? इन इलास्टिक में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है और परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों ही केसेस बेटा नहीं पाया जाता है आसानी से। ठीक है, ऐसा आप बताओ होगा, आप बताओ मेरे को, ऐसा क्या चीज़ होगा जिसका प्राइस थोड़ा सा घट जाए तो आदमी अनंत डिमांड कर लेगा? बताओ तो। मतलब समझ रहे हो, ये तो पागलपन ही हो गया ना, ये तो एडिक्शन हो गया कि जितना अवेलेबिलिटी मार्केट में है थोड़ा सा प्राइस कम होगा, आप बोलेंगे सारा आम ले लेंगे, जितना अवेलेबल है मार्केट का सब हम ले जाएंगे, सब डिमांड कर लेंगे। ऐसा होता कहाँ है? इसीलिए इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल सेट नहीं किया गया, इसीलिए कर दिया रेयर है, नहीं है। ऐसा होता है क्या? अब आते हैं रियलिस्टिक केसेस में, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ ये कब होगा? यूनिटरी इलास्टिक का मतलब समझिएगा कि ईपी इक्वल टू क्या होने वाला है, ईपी इक्वल्स टू, ये एमसीक्यूज आ रहा है बेटा जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ, या वैल्यू बेस्ड एमसीक्यू पूछ सकता है। व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? व्हेन परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्विवेलेंट टू परसेंट चेंज इन प्राइस। जितने परसेंट से प्राइस बढ़े या घटेगा उतने ही परसेंट से डिमांड घटे या बढ़ जाए तो क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक हुआ। सपोज 10% से प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कितने परसेंट से घटना चाहिए? 10 से ही, तभी तो आएगा 1। कैसे आएगा 1? फॉर्मूला में सीखे थे ना, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि 10% से बढ़ा है क्वांटिटी, 10% से बढ़ा है प्राइस और 10% से ही घट गया है क्वांटिटी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? ये समझ में आया कैसे आया 1? सो व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? समझ में आ गया? अब इसका डायग्राम फिगर बनाना बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, बच्चे नहीं बना पाते, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, बनाओ एग्जैक्टली एकदम करेक्ट बनेगा, रफ हैंड से भी करेक्ट बनेगा। देखिए कैसे बनाना है। पहले तो ये एक बनाओ, प्राइस, ये पॉइंट दिखा रहे एक प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा जितना चेंज प्राइस में हो रहा है ना, देखो ये जो दिख रहा है ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों का लेंथ सेम रखना। आप जब कॉपी में बनाएंगे तो स्केल यूज़ करेंगे ना, तो जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका होना चाहिए, उतना ही। जैसे ये मान लो 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी कितना आगे बढ़ाना है? 1 सेंटीमीटर। एक्चुअली आई मीन टू से दैट जितना प्राइस में चेंज होगा, ये वाला जितना होगा उतना ही किस में चेंज होना चाहिए। समझ गए? ट्रिक समझ गए बेटा? तो अब ये आप ऐसे यहाँ से अपना एक डिमांड कर्व दोनों पॉइंट को टच करके बना लीजिए। ठीक है, तो क्या याद रखना, यहाँ पे चेंज इन पी, डेल्टा जो साइन है उसका मतलब होता है चेंज,
और इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी। समझ रहे हो ना, चेंज ये रहा, प्राइस घट गया तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया और उतने ही अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। कोई डाउट? एकदम यहाँ तक क्लियर है? सब बता दोगे किसी को भी बेटा, समझा दोगे? डायग्राम फट से देख के बनाना सीख गए? तो यहाँ फोकस करना है बेटा, तभी आपका मार्क्स आएगा। फुल मार्क्स चाहिए इकोनॉमिक्स में 80 में 80। 100% मार्क्स अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उसको केयरफुली कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। मगअप आपको कभी भी 100% मार्क्स नहीं दिला सकता। ऐसा नहीं है कि ख़राब ने का मार्क्स आएगा, नहीं, मार्क्स आपका भले ही आ जाए मगअप करके, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट खाली है तो वहाँ वो गारंटी नहीं करता मार्क्स को। अपने ऐसी थोड़ी मार्क्स का गारंटी करते हैं। कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे तो मुझे पता है अगर बच्चा ध्यान दिया तो उसका मार्क्स कहीं नहीं गया, उसका आना ही आना है मार्क्स। हाँ, जो बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको लगता है वो ओवर स्मार्ट है, एग्ज़ाम का 2 दिन पहले रात भर जाके पढ़ लेंगे, तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आगे अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ तो रिस्पॉन्सिबल बेटा वही रहेंगे। बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ाई किसी काम का नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। फिर पढ़ेंगे इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड को अपन रिलेटिवली इलास्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बुक में आपको दिखता है लिखा हुआ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड तो घबराने की बात नहीं है, वही बात हो रही है। तो ये क्या होना चाहिए बताओ तो? क्या हुआ? ईपी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मस्ट बी ग्रेटर देन परसेंट चेंज इन प्राइस। ध्यान रहेगा। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंट चेंज इन प्राइस। कोई दिक्कत? अब इसका डायग्राम कैसे बनाए, इसको स्टेटमेंट बनाने की आपका होमवर्क रहेगा बेटा। ये मैं आपको नोटेशन में लिखा रहा हूँ। अब आपको पहला 2 डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट में। मैंने तो नोटेशन में सिखा दिया। तो अब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, कैसे समझेंगे और कैसे बनाना है इसका फिगर वो भी जान लेंगे। देखिए ट्रिक, सबसे पहले तो आप एक प्राइस और डिमांड को प्लॉट कर लो, से P एंड Q। अब अपने प्राइस को में चेंज करते हैं, कितना चेंज कर रहे हैं भाई? इतना बनाया। तो बेटा डिमांड में ज़्यादा चेंज होना चाहिए ना, तो आप मुझे बताओ, आप इधर से भी बना सकते हो, नीचे से बना लो, ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ से बनाना, यहाँ से बनाओगे ज़्यादा इजी रहेगा। क्या करना, नीचे से प्लॉट करना और डिमांड में चेंज ज़्यादा करना, मतलब इसको मैं और आगे तक लेके जाऊँ, यस और नो, और इसको नीचे लिख दो। तो अब प्राइस मेरा हो गया P1 और ये मेरा क्या हो गया, और इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दो और आपको यहाँ से जो डिमांड कर्व मिलेगा बेटा वो क्या है? ये डिमांड कर्व बेटा होता है कैसा? फ्लैट। क्या होगा? फ्लैटर।
क्या होगा? फ्लैट डिमांड कर्व किसको कहते हैं? अभी जब मैं दूसरा सिखाऊंगा ना आपको इन इलास्टिक डिमांड, फिर आप देख कर बता दोगे कौन ज़्यादा इलास्टिक है कौन कम इलास्टिक है। अभी सिखाऊंगा कैसे। बस इतना ध्यान रखना कि ये क्या होगा, फ्लैट किसको कहते हैं? फ्लैट मतलब जो एक्स एक्सिस के नज़दीक है, जो अभी लेटने वाला है। अभी ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो देख रहा है एक्स के पास आ जाएगा, एकदम ऐसे लेट जाएगा ना, तो इसको क्या कहते हैं? फ्लैट। ठीक है, सोया हुआ। पहुंचा दो, आ गए नीचे। अब क्या ये चीज़ क्लियर हो गया? पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं अपना ए बी। अब अपने लिखते हैं, ये हमने सीखा था इलास्टिक डिमांड, अब हम सीखेंगे इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड, तो यहाँ पे क्या होगा? ईपी क्या होना चाहिए? लेस देन, ध्यान रहेगी यहीं से आपका बेटा एमसीक्यूज होता जा रहा है। ये सब एमसीक्यूज हो रहा है, आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का टेंशन नहीं, यहीं से आपका आंसर आ रहा है सारा। इसको बस ध्यान से देख लो। तो इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? ईपी लेस देन 1, तो इसमें हम लोग सीखेंगे परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मस्ट बी लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस। तो ये है इसका नोटेशन। और इसका फिगर बनाए, चलिए इसका फिगर बनाते हैं। अगेन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के लिए बना लीजिए एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। दिस इज आवर प्राइस, दिस इज आवर क्वांटिटी डिमांडेड। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक प्राइस और क्वांटिटी अपना प्लॉट कर लो। अब क्या बोल रहा है? प्राइस में चेंज ज़्यादा होगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो क्या करना है? प्राइस में चेंज ज़्यादा रखो, यहाँ से लेके आओ, और क्वांटिटी में चेंज कम रखिए। दिखा? P1 एंड Q1, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ से डिमांड कर बनाओ। इज इट क्लियर? अब देखिए तो ये डिमांड कर्व कैसा दिख रहा है आपको? जी नहीं, स्टीप दिख रहा है। दिस इज स्टीपर। स्टीपर मतलब खड़ा है, फ्लैट मतलब सोया हुआ है। ठीक है, स्टीप मतलब खड़ा है। जब वाई एक्सिस के जैसा जो लग रहा है, वाई एक्सिस जैसा जाएगा, वो क्या होगा? ठीक है, समझ पाए? बना लिया डायग्राम आपने? जो खड़ा होगा वो स्टीपर, सोया हुआ फ्लैटर। इज इट क्लियर? अब कैसे डायग्राम को देख के समझे कि कौन सा स्टीपर और कौन सा फ्लैटर है। चलिए, अपने जानते हैं ना, अपने पहाड़ बनाना जानते हैं, सीखे थे ना माउंटेन। फिर अपने ऐसा एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है। आप बता सकते हैं कौन सा पहाड़ ज़्यादा स्टीपर है? बस इसी को देख के समझना है। पहला वाला जो पहाड़ है वो ज़्यादा साइड्स उसका स्टीप है। इसी तरीके से अगर आपको कोई डिमांड कर्व नज़र आए
दो डिमांड कर्व नज़र आ रहा है तो आप उसको भी देखकर बता सकते हैं कौन सा फ्लैट है और कौन सा, तो आप बता सकते हैं कौन सा इलास्टिक है और कौन सा इन इलास्टिक है। तो एक डिमांड कर्व ये रहा और एक डिमांड कर्व ये रहा, कौन सा डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक है, कौन सा कम है? ये इलास्टिक है D1, इसको ले लो D1 D2। कौन सा ज़्यादा है भाई? D1 क्या है? क्या है? और D1 D2 क्या है? बस आप देख के समझ जा रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट बेटा जो अब भी नहीं समझ पाया? सोया हुआ कौन सा है इसमें? तो जो सोया हुआ है वो, और जो खड़ा है क्या है वो? समझ में आया? तो हर चीज़ का तो डिमांड होता है ना, अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट है उसका डिमांड होता है। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ यहाँ पे? अब लिखिए मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लिखिए, देखिए मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला पॉइंट इलास्टिसिटी। तो दो तरीके से देखा जा सकता है। इलास्टिसिटी को मेज़र करना है तो दो तरीके से देखा जा सकता है, अपने इलास्टिक को देख सकते हैं। ये हमारा व्यू पॉइंट्स है। क्या है? पहला है पॉइंट इलास्टिसिटी, दूसरा है आर्क इलास्टिसिटी। क्या होता है? आर्क ये हमारा व्यू पॉइंट्स। तो दो तरीके से अपन देख सकते हैं इलास्टिसिटी को कि भाई आर्क इलास्टिसिटी मेज़र करना है कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेज़र करना है। पॉइंट मतलब डिमांड कर्व के एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेज़र करना है, या आर्क इलास्टिसिटी मेज़र करना है दो पॉइंट के बीच में मेज़र करना है। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं इसको अभी समझाता हूँ, अभी समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा हम लोग अपने डिमांड कर्व को स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, बट इन रियलिटी डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता। कैसा होता है बेटा? कर्व्ड होता है ना थोड़ा सा। देखें इसमें कुछ कर्व्ड लाइंस है क्या? इसमें तो फिगर्स ही है। चलिए कोई नहीं, हम लोग अपने मार्कर से ही बनाते हैं इसको। चलिए ट्राई करते हैं। ये क्या है? मेरा एक डिमांड कर्व है। अगर हम एक पॉइंट लेके चल रहे हैं इसमें ए, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ए। अगर ए पे मेज़र करना है मेरे को
कि ए पे इलास्टिसिटी कितना है, तो इसे हम कहते हैं कौन सा इलास्टिसिटी है, पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है ए। एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेज़र करना कहलाता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेज़र करना। लेकिन अब एक इस पूरे डिमांड कर्व का ना दो टुकड़ा ले ले रहे हैं अपने, एक ले ले रहे हैं ए और एक ले ले रहे हैं, तो ये जो बी इस रेंज के अंदर अगर इलास्टिसिटी मेज़र करना है तो इसे हम क्या कहते हैं। क्या समझ में आई बात? पॉइंट और आर्क समझ में आया? किसी भी डिमांड कर्व के एग्जैक्ट एक पॉइंट पर अगर मेज़र करना है तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी। और अगर मुझे मेज़र करना है दो पॉइंट के बीच का इलास्टिसिटी, वो क्या कहलाएगा? तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इस रेंज क्या, देखो ये रेंज है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में देखो आर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इस रेंज का इलास्टिसिटी बनेगा आर्क इलास्टिसिटी। इज इट क्लियर? तो एक डिमांड कर्व का कोई भी टुकड़ा उठा लो, उसका इलास्टिसिटी अगर मेजर करना है तो आर्क इलास्टिसिटी होगा। ठीक है? तो व्हेन इलास्टिसिटी इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व, इट इज आर्क इलास्टिसिटी। तो समझ गए इलास्टिसिटी का दो व्यू पॉइंट है, एक पॉइंट और आर्क। तो हम लोग सीखेंगे कुल मिलाकर कितना मेथड्स है मेजर करने का, अब ये सीखेंगे मेथड्स। तो हमारे पास कुल मिलाकर कितना मेथड है, 3। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? फर्स्ट वन इज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। पहला मेथड है बेटा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर। मेथड एंड थर्ड वन इज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। पहला दो मेथड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का पूरा चांस है और बहुत इजी है, इस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। आप लोगों को लग रहा होगा सर मेथड मेंशन है मतलब कोई बहुत बड़ा मेथड होगा, आधा घंटा सीखने में लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2-2 मिनट का मेथड है, इसीलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कि एक बार में आप एक सॉलिड चीज़ कवर कर लो। अब यहाँ बीच में वीडियो अगर मैं रोक के बोलूँगा आधा पार्ट आप जाइए नेक्स्ट में, मैंने कहा ना प्राइस इलास्टिसिटी ख़त्म करते हैं, आज हम लोग प्राइस ख़त्म करते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेक्चर में अपने इनकम और क्रॉस एक दिन में ख़त्म कर देंगे, तो पूरा अपना इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। भाई 5-5 वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा? एक टॉपिक पे 5 वीडियो। तो चलिए पहला मेथड को डिस्कस करते हैं जो कि क्या है, परसेंटेज मेथड। इसका दूसरा नाम प्रोपोर्शनेट मेथड। ये अभी आपने सीखा जो फॉर्मूला, क्या सीखा था बेटा याद है? ईपी इक्वल्स टू क्या सीखा था? वेरी गुड, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी। देखिए मैंने नोटेशन यूज़ किया है, हाँ आप लोग पूरा निकला एग्जाम में, परसेंट चेंज इन प्राइस। अब मुझे आप बता सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? लिखते हैं पहले। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल मतलब जो पहले था, होल डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। कैसे निकालेंगे बेटा? परसेंट के लिए यहाँ पे इंटू 100 भी कर देना। अब नीचे प्राइस में परसेंटेज निकालना है तो आपको लिखना होगा चेंज इन प्राइस
डिवाइडेड बाई इनिशियल प्राइस इंटू 100। इज इट क्लियर? अब क्या, अब देखो सिंपली इसको प्रेजेंट करने के लिए अपने नोटेशन यूज़ करें। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को अपने लिख सकते हैं क्या, डेल्टा क्यू, डेल्टा मतलब चेंज, इनिशियल प्राइस क्वांटिटी को अपने रखे क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई चेंज इन पी डिवाइड बाय इनिशियल पी इंटू, देखिए तो बेटा ये 100 ख़त्म, कैंसिल हो गया ना। और मैथ्स में आप जानते हैं कि नहीं, बड़ा वाला डिवाइड हटाएंगे उसके नीचे भी डिवाइड है तो क्या हो जाता है बेटा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो पी ऊपर आ जाएगा, चेंज इन पी। अब दोनों चेंज वाले को साथ में रख दो बेटा, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। ये है हमारा फॉर्मूला। आया कहाँ से, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। आप अगर इतना भी ध्यान रखेंगे पहला वाला और ये वाला, तो क्या होगा, काम बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के सामने बेटा हमेशा एक माइनस साइन रहेगा, क्या ध्यान रखना है, इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। आपको अपने सम्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस होता है ये आपको पता होना चाहिए। दिस माइनस इंडिकेट्स दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। माइनस स्टैंड्स फॉर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। ये माइनस इसीलिए लगता है। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि भाई जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा माइनस का साइन क्यों रहता है। बुक्स में यू वोंट फाइंड, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो है, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं माइनस में है। ठीक, अब इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं तो आप समझ जाएंगे। एक कॉमोडिटी है जिसका पहले प्राइस था 10 रुपीज़, तो क्वांटिटी डिमांडेड उसका कर रहे थे आप 100 यूनिट्स का, मतलब P1 पकड़ लो। प्राइस 2 उसका हो गया 15 रुपीज़, और उसका क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 75 यूनिट्स। फाइंड ईपी, कौन बताएगा करके, बोलो बोल। अभी तुम थोड़ा रुक जा, कितना देना है, चलो करके दिखाओ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, चेंज इन पी। बताओ तो चेंज इन पी क्या आ रहा है, चेंज इन प्राइस कितना हुआ, हम ठीक है बताते हैं। देखो ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, चलिए सॉल्यूशन लिखिए। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे चेंज इन पी। तो पी में चेंज क्या आ रहा है, कितना का, 5 का ना। चेंज इन क्यू कितना आ रहा है बेटा, 25 आ रहा है ना। अब फॉर्मूला अपने को पता है, आपको हमेशा फॉर्मूला मेंशन करना होगा। आप डायरेक्ट सॉल्व करके मतलब आपको दिखाना होगा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू बाई, बोलो साथ साथ, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। तो चेंज इन क्यू क्या है 25, चेंज इन पी क्या है 5, मल्टीप्लाइड बाय पी क्या था बेटा,
इनिशियल प्राइस, इनिशियल मतलब पहले कितना प्राइस था और पहले कितना क्वांटिटी था। हाँ, तो पहले का लेना पड़ेगा। प्राइस पहले का कितना है बेटा 10 और क्वांटिटी कितना था पहले का। तो अब ज़रा सॉल्व कीजिए। 2 आ रहा है। तो 2 कैसे आ जाएगा बेटा। 2 और 1/2 में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तुम्हारी इलास्टिसिटी में तुम तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बिगाड़ दिए। 1/2 का मतलब होता है 0.5। कितना आया 0. अब ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने सीखा उसमें दिमाग लगाइए। हियर EP is equal to 0.5, that is less than 1, लेस देन 0.5। तो बेटा 1 से कम होता है ना। तो 1 से कम जिसका इलास्टिसिटी होता है उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा किस टाइप का इलास्टिसिटी है इसका। Therefore this commodity has a relatively inelastic डिमांड। ये बेटा कमेंट कर दिए अपने। इलास्टिसिटी देखकर हम ये समझ गए ये कैसा कॉमोडिटी होगा। और किस कॉमोडिटी का बेसिकली होता है इनइलास्टिक डिमांड, जो जनरली नेसेसरी कॉमोडिटीज़ है, डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ होता है, उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है। समझ में आया फॉर्मूला। बताओ, ख़त्म पहला मेथड, यही है बस। दूसरा मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वो उससे भी छोटा, इससे भी छोटा। आओ लिखिए दूसरा मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर को हम देखकर बता देंगे कि कैसा इलास्टिसिटी है। तो इस केस में 3 इलास्टिसिटी यूनिट आएगा, इलास्टिक आएगा, इन इलास्टिक आएगा। यहाँ पे परफेक्टली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 ही है। अब इनकम एक्सपेंडिचर को देखकर हम कैसे समझ जाएंगे कि इलास्टिसिटी क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, इफ लिखिए, इफ देयर इज fall in price, if there is fall in price, case number 1, total expenditure remains constant, क्या remains, then EP इक्वल्स टू 1। बेटा सीधा देख के आंसर क्लियर। सामान का दाम बेटा घटा, देखो कैसे समझो, सामान का दाम घटा, आप एक चीज़ पे 100 रुपया खर्च कर रहे थे, अब उस चीज़ का दाम 1 रुपया से घट गया, 5 रुपया से घट गया, और अभी भी आप उस पर 100 ही रुपया खर्च। एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, भले ही प्राइस घट रहा है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज। तो वो कौन सा इलास्टिसिटी होगा, यूनिटरी होगा। समझ गए, यूनिटरी होगा। पॉइंट नंबर 2, टोटल एक्सपेंडिचर
फॉल्स, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, तो ये क्या होगा, ईपी लेस देन 1। इसे हम कहते हैं इनइलास्टिक। एंड नंबर 3, प्राइस के घटने पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो जाए तो ईपी ग्रेटर देन 1। वेरी गुड। तो आप इन सब के सामने नाम लिखते जाना, जैसे आपने बताया यूनिटरी लिख लो, इसमें बता लो इनइलास्टिक डिमांड और इसको बना लो इलास्टिक डिमांड। इज इट क्लियर? याद रहेगा? अभी कर लो बेटा इसको याद। ये कब हुआ था? जब प्राइस क्या हुआ था, फॉल हुआ था। अब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा? तो लिखिए नंबर बी, इफ प्राइस rises, नंबर ए, अगेन टोटल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो ईपी क्या होगा? अगर टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस तो ईपी लेस देन 1 हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर अगर फॉल्स तो ईपी ग्रेटर देन। भाई याद करने का ट्रिक है ना इसमें, जैसे प्राइस बढ़ गया और आप अपना खर्च कम कर दिए, इसका मतलब उस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, वो इलास्टिक प्रोडक्ट है, कम खरीद रहे हैं आप। प्राइस में चेंज हुआ तो आप खर्च कम कर दिए, मतलब कम खरीद रहे हैं, तो इलास्टिक हुआ तभी तो कम खरीद रहे हैं। प्राइस बढ़ गया लेकिन एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया तो इनइलास्टिक हो गया, क्योंकि वो इतना काम का चीज़ है कि उसके ऊपर खर्च, आप कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बढ़ रहा तो भी खर्च आप कर रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ गया तो वो क्या हो गया, इनइलास्टिक हो गया। और ये क्या हो गया, यूनिटरी। अब सर इसको क्वेश्चन आता है कैसे समझेंगे, तो इसको एग्जांपल के बिना कैसे समझें, एक एग्जांपल करेंगे। लिखिए तो प्राइस, यहाँ लिखिए 60/50, यहाँ लिखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी यूनिट्स में होगा बेटा। अब यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, हाँ तो पहले कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था, प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं ना, 600। अब कितना खर्च हो रहा है, 550। तो ज़रा बताइए तो इस केस में हुआ क्या, प्राइस घटा कि बढ़ा? प्राइस बेटा घटा, ध्यान से देखना, प्राइस घट गया और इसका असर ये हुआ कि टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया। तो जब प्राइस घट जाए और टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए तो इलास्टिसिटी क्या होगा, लेस देन। बात समझ में आया? एक्सपेंडिचर देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। ये जो हमने अभी यहाँ लिखा, ये यहाँ से आंसर देख के ही पता चल जाएगा। आप बोलेंगे सर ये इतना क्यों करने का एक्सपेंडिचर से, हमारे पास जब प्राइस और क्वांटिटी है तो हम लोग पहला मेथड से भी तो कर सकते थे कि नहीं, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू भी तो कर सकते थे। चेक करके देखना, ई पी लेस देन 1 ही आएगा, वैल्यू उसका लेस देन 1 ही आएगा। और हम यहाँ एक्सपेंडिचर देख के ही बता दिए क्या हो रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू अपन नहीं निकाले, लेकिन अपने को तो नेचर पता चल गया ना देख के ही।
तो यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा, लेकिन नेचर पता चल जाता है। ठीक है, थर्ड मेथड क्या था बेटा हमारा? जियोमेट्रिक था ना? तो जियोमेट्रिक मेथड में पहला जो मेथड आएगा उसको कहते हैं पॉइंट। क्या आएगा? पॉइंट मेथड। कौन सा मेथड? तो ये पॉइंट मेथड में क्या होता है? अब यहाँ आपको ज्योमेट्रिक मतलब समझ रहे हो ना, आपको फिगर बना हुआ मिलेगा यहाँ पे, ये रहा। ये बेटा क्या है मेरा? प्राइस। ये मेरा क्या है? क्वांटिटी। अब हमारे पास एक डिमांड कर्व है, ये रहा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। लो, ए एंड बी। तो किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैसे मेज़र कर लेंगे? तो मुझे इलास्टिसिटी ढूंढना है ईपी। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इलास्टिसिटी एट पॉइंट, बताओ कौन सा पॉइंट पे ढूंढूं? पहले ए पे ढूंढूं। फॉर्मूला लिख लीजिए, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। तो स्मार्ट बच्चा देख के बताए बेटा, इसका भी नाम ले लें, यहाँ पे कुछ दे देते हैं, एम और एन। तो अगर आपको पॉइंट ए पर निकालना है इलास्टिसिटी, तो बेटा लोअर सेगमेंट क्या होगा? यहाँ पे इस पूरे डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट क्या होगा? ए से लेकर एन तक। तो लोअर सेगमेंट इज ए एन, एंड व्हाट इज अपर सेगमेंट? ए एम। तो बता, तो न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा? न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा? कौन सा लाइन बड़ा है भाई? आर एन बड़ा है कि एम बड़ा है? ए एन बड़ा है ना, तो न्यूमरेटर बड़ा है ना। न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है अगर, तो जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या निकल गया? ग्रेटर देन। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर ईपी इज ग्रेटर देन 1। बेटा यहाँ पे सिंपल मैथ्स लग रहा है, ये चीज़ आप दिमाग में रख लो। किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। 2/3 अगर है तो वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1? लेस देन 1। 3/2 है तो क्या आएगा? कैलकुलेटर है, चेक कर लेना। कोई भी न्यूमरेटर बड़ा लेकर डिनोमिनेटर छोटा से डिवाइड करना, तो क्या निकल के आएगा? वैल्यू ग्रेटर देन। कर लिए मेजर। अब आप लोग मेरे को बताओ तो एट पॉइंट बी कैसे निकालेंगे? ईपी एट पॉइंट बी। बताओ तो, सीधा नंबर बताओ मेरे को, क्या आएगा? कौन कौन सा सेगमेंट लूँ? ऊपर क्या लिखूँ मैं? लोअर सेगमेंट क्या है बेटा? बी एन, वेरी गुड। और अपर सेगमेंट क्या आएगा? बी एम, वेरी गुड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला वैल्यू है लेंथ सेगमेंट, वो छोटा है, इसका मतलब इसका वैल्यू विल बी लेस देन। और ये क्या इंप्लाई करता है? कि जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। बस डायग्राम ज्योमेट्री में फिगर में देख के ही आप बता देंगे। इसको कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, क्योंकि मैं डिमांड कर्व पे एक पॉइंट का इलास्टिसिटी ढूंढ रहा हूँ। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? इजी है। अब आपसे पूछा जाता है कि इन सारे इलास्टिसिटी को
एक ही डिमांड कर्व में प्लॉट करके दिखाओ। तो एक पॉइंट, बस कितना टाइम हुआ है अभी अपना? कैपेसिटी बहुत कम है यार आप लोगों का पढ़ने का। कोई बात नहीं, आप ब्रेक लेके देख लेना, अभी सुनो वीडियो देख लेना ब्रेक लेके, कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा, होना तो तुम सबके अंदर चाहिए। पिज्ज़ा बर्गर खाने वाला बच्चा लोग है, एनर्जी कम है तुम लोग के अंदर में। आ बेटा, क्या कर ले, एक तो ये पॉइंट बना, एक तो एकदम मिड में बना ले। किस में बना? यहाँ पे एकदम मिड में। और एक ये पॉइंट रख ले। तो इस पॉइंट का नाम अपन दे रहे हैं, इसको दे दे ए, इसके बीच में कोई ले ले, इसको ले ले बी, इसको ले ले सी, इसके बीच में कोई ले ले डी, और इसको ले ले ई। अब एक ही डिमांड कर्व में हम सारा इलास्टिसिटी को प्लॉट कर देंगे। ध्यान से देखना कैसे हो रहा है, याद रखना है ये सबको। इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी विल बी इन्फिनिटी। क्या होगा? इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट ई पे, इलास्टिसिटी विल बी ज़ीरो। क्या होगा? ज़ीरो। तो इलास्टिसिटी ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जाता है। मिड में क्या आएगा? यहाँ पे क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी इक्वल टू, वेरी गुड। और इस रेंज में ए से सी के बीच में कोई भी पॉइंट हो, हमने एग्जांपल क्या लिया? बी। तो इस बीच में कोई भी पॉइंट होगा उसका इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन। और सी से ई के बीच में कोई भी पॉइंट हो, हमने डी लिया, इधर इधर भी पॉइंट होगा तो भी उसका इलास्टिसिटी क्या निकलेगा? लेस देन 1। और ये आप अपने ज्योमेट्रिक मेथड से निकाल सकते हैं। अभी जो हमने सीखा ना पॉइंट मेथड, उसी से निकल रहा है। बताऊं कैसे? इन्फिनिटी का बता दूं तो बाकी तो सब आ ही जाएगा आपको। एक बता देता हूं, बाकी आप निकालना सीखो। ए पॉइंट पे ज़रा बताओ तो ई पी एट ए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी हमने क्या सीखा था? ए पे इलास्टिसिटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या था? लोअर सेगमेंट बाई, बोलते रहो बेटा बोलते रहो, लोअर सेगमेंट बाई, तब याद होता है, ऐसे बैठे बैठे नहीं याद होता है। यू हैव टू रिपीट इट। लोअर सेगमेंट बाई, तो बता पॉइंट ए पे लोअर सेगमेंट कितना है? ए ई डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कितना है? कुछ है? ए के ऊपर कुछ है? शून्य, नथिंग, ज़ीरो। एंड वी नो एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज, है ना मज़ा? हेलो हेलो, हेलो। हाँ करते हैं। इसको लगा तो उसको क्यों दे? वाह, अच्छा अच्छा ठीक है, करते हैं, ठीक है। कहाँ पे है बेटा? मज़ा आया? समझ में आया? कहाँ से आ गया जादू? इन्फिनिटी कहाँ से आ गया? बहुत लोग इसको याद कर लेता है, रट लिया। वो ये नहीं समझ रहा है कि जो पहला मेथड सीखा पॉइंट, उसी को लगा दो, देखो सब आ जाएगा तुम्हारा। ज़ीरो कैसे आएगा? कोई मत आएगा। ज़ीरो बता सकते हो? ई वाला बता सकते हो? बेटा साक्षी ज़रा बताइए, एट ई क्या होने वाला है? एट पॉइंट ई फॉर्मूला वही है, लोअर सेगमेंट बाई, ढूंढ बेटा इलास्टिसिटी क्या आएगा? लोअर सेगमेंट ई के नीचे क्या है? कुछ नहीं, ज़ीरो। और ई के बेटा इस पॉइंट के ऊपर क्या है? पूरे का पूरा लाइन ही तो ऊपर है, ए से लेके ई। इन्फिनिटी नहीं बोलते, ऊपर का लाइन ए से ई है बेटा। इन्फिनिटी का नज़र आ रहा है। ई पॉइंट के ऊपर कितना पार्ट बचा हुआ है? ए टू ई के नीचे कुछ नहीं है तो ज़ीरो। लेकिन ई के ऊपर लाइन सेगमेंट कितना है? पूरा ए ई। ज़ीरो बाई एनीथिंग इज
भाई ये प्रॉब्लम होता है बच्चे लोगों का, मैथ्स वीक होता है तो। 0 बाई एनीथिंग इज 0, 0 बाई 1 करोड़ इज, समझ रहे हो। तो ई पॉइंट पे देखो मैंने क्या लिखा, देखो ध्यान से, क्या है इलास्टिसिटी, कैसे आया, समझ गए ना बेटा। इजी है कि नहीं। आर की इलास्टिसिटी इससे भी इजी है, आइए जल्दी। हाँ, अब हम लोग आर की इलास्टिसिटी निकालना सीखेंगे। कौन सा इलास्टिसिटी, बस यही लास्ट है बेटा, ये यहाँ पे छोड़, यहाँ छोड़ देंगे, ये लास्ट है, ये छोड़ देंगे। तो बेटा तुमको मजाक लग रहा है, इतना बड़ा चैप्टर है, तुम लोग बहुत जल्दी कर लिए हो, सबका बाउंसर चला जाता, छोड़ के जाता है सबको। ये तुम लोगों ने तो बहुत जल्दी कर दे, एक क्लास में तो ये हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट क्लास में अपने सम्स कर सकते हैं इसका, न्यूमेरिकल्स, और जो बच्चे स्मार्ट है वो तो अभी कर लेगा। जिसको सीखना है वो रुकेगा, 5 मिनट 10 मिनट में और सिखा दूंगा। और वीडियो बेटा मैं अपलोड कर दूंगा सम्स का, न्यूमेरिकल्स का अलग से। आओ बेटा देखो, ये मेरा आर्क डिमांड कर्व है, कर्व्ड है ना। अब मुझे बोल रहा है बेटा इसके ऊपर एक तो पॉइंट है, ये पॉइंट है आर, इस पे इलास्टिसिटी निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे, सब कोई ध्यान से देखें। डिमांड कर्व कर्व्ड है, अब बोल रहा है आर पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगा, कैसे निकाल के देखो। क्या करना होगा बेटा, एक तो टेंजेंट सीखे हो कि नहीं ये भी बताना होगा। टेंजेंट क्या होता है बेटा, एकदम वो पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जाएगा, आर को कट नहीं करेगा, एकदम टच करते हुए जाएगा। तो अब देख रहा है तुमको लाइन मिल गया ना, लगा दोगे लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। ये जो लाइन बना इसको देख के बताओ तो बेटा इस आर पॉइंट पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन है कि लेस देन 1 है। कौन बताएगा स्मार्ट बच्चा, इलास्टिसिटी इस पॉइंट पे ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। अरे बाबू लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट, कौन सेगमेंट बड़ा, लोअर बड़ा, तो लोअर बड़ा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन। अरे स्मार्ट बनो, बात समझ रहे हो। अब इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो वापस क्या करना है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना देना है। इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना देना है। बात समझ रहे हो। तो हम एक आर्क, जो हमारा डिमांड कर्व है जो आर्क शेप में है, मतलब नॉन लीनियर डिमांड, इसको क्या कहते हैं बेटा, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। कौन सा कर्व है ये, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं बेटा कि लीनियर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट, नॉन लीनियर का मतलब होता है जो कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है, दैट इज नॉन लीनियर। क्या ये डिमांड कर्व स्ट्रेट है, तो हम क्या कहेंगे नॉन लीनियर है। कैसा है, और पीछे जो अपने एग्जांपल्स पढ़े वो सब में स्ट्रेट जहाँ डिमांड कर्व है, कौन सा डिमांड कर्व है, लीनियर है। तो यहाँ आपने ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते, सीख लिया आपने। तो इसको आर्क काट के घटा दो, इसको लिखो नॉन लीनियर डिमांड कर्व ही करो, क्योंकि आर्क वाला नहीं है। क्या है, नॉन लीनियर। लिखो इलास्टिसिटी ऑन नॉन लीनियर डिमांड कर्व। क्या समझ गए यहाँ तक। तो बेटा यहाँ रुकते हैं फिर। जो बच्चे अपना ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इकोनॉमिक्स देखिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का चीज़ है, आपको समय देना पड़ेगा। आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेक्चर 2, जिसमें अपने इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी समझेंगे और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।